I became the necromancer of the academy. अध्याय 9 पर्वत स्वामी। संगुन, पर्वत के स्वामी। हालांकि इस शब्द का प्रयोग कभी बाघ के लिए किया जाता था, लेकिन 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी और उद्योग के विकास के कारण कठोर हो चुके समाज से यह पूरी तरह से गायब हो गया है। हालांकि संगुन अभी भी मौजूद है। मेरी दादी, जो एक तांत्रिक थीं, ने भी मुझे बताया कि उन्होंने एक बार बैक्टूसन पर्वत के संगुन के लिए एक अर्पण अनुष्ठान किया था। बेशक वे असली जानवर नहीं थे। वे आत्माएं थीं जिन्होंने बाघ का रूप धारण किया था और वे संरक्षक देवता थीं। और मेरी दादी, जो मुझसे तरह तरह की बातें किया करती थीं, उन्होंने बुढ़ापे में मुझे बताया कि इस अनुष्ठान को कैसे संपन्न किया जाता है और संगुन को कौन सा भोजन पसंद है। क्या तुम फिर से मेरे पास आए हो, लड़के? मेरी उम्र 28 साल थी, जो लड़का कहलाने के लिए बहुत ज्यादा थी। लेकिन अगर हजारों वर्षों से जीवित रहे संगुन ने मुझे एक लड़के के रूप में संबोधित किया, तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। मैं देवस्वर्डी हूं। 3 महीने घर से दूर रहने के बाद मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। साथ में गर्मागर्म शराब और चावल का केक भी होता है, जो सांगुन को पसंद है। नौकरानी द्वारा दी गई गर्म शराब उत्तरी वेडन पर्वत की ठंड में पहले ही ठंडी हो चुकी थी, लेकिन पीली ऊर्जा ने धीरे से बोतल को घेर लिया और उसे फिर से गर्म कर दिया। जब मैं पहली बार पहाड़ पर चढ़ा और सांगुन से मिला, तो वह घटना मेरे देवस्वर्डी बनने के लगभग 1 महीने बाद की थी। उस समय मैंने भागने की कोशिश की। जादू सीखना कठिन था, शिष्टाचार का अध्ययन करना कठिन था, और ड्यूस के पास निपटाने के लिए बहुत सारा कचरा था। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली हवेली में रहने वाली बुरी आत्माएं थीं। किसी कारणवश वर्डी हवेली में रहने वाली बुरी आत्माओं की संख्या काफी अधिक थी। क्योंकि उस समय मैंने तंत्र मंत्र नहीं सीखा था, इसलिए मेरे पास बुरी आत्माओं को न देखने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन तनाव मेरे लिए असहनीय था और मैं भाग गया। तभी मेरी मुलाकात संगुन से हुई। संगुन, जिसने मेरा पीछा कर रही बुरी आत्माओं को चीर-फाड़ कर दिया और मुझ पर दया दिखाई। मैंने सांगुन के लिए कुछ शराब और चावल का केक खरीदा है, जो शायद उसे पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसका आनंद लें। सांगुन का मुंह खुला और उसमें से नीले रंग का एक आध्यात्मिक शरीर निकला, जिसने शराब और चावल के केक को अपने चारों ओर लपेट लिया। फिर वे भेंटें स्वाभाविक रूप से गायब हो गईं, मानो वे आध्यात्मिक शरीर में समाहित हो गई हों। हालांकि यह उनके चेहरे के भावों में नहीं झलक रहा था, लेकिन उन पर हावी हो रही दमनकारी भावना गायब होती दिख रही थी, इसलिए वे संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। यह पहली बार है। मुझे बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। मैंने सिर हिलाकर उसकी बातें सुनी और सहजता से उसके शब्दों को ग्रहण किया जो प्रवाह में ढंग से बह रहे थे। हजारों वर्षों से मैं केवल भय की उपस्थिति रहा हूं। यह पहली बार है जब कोई मनुष्य इस तरह मेरे पास आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संगुन ने मुझे बचाया। संगुन और मेरे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या 5 महीने पहले उनका इरादा वास्तव में मेरी रक्षा करने का नहीं था? बेशक मुझे यह पता था। संगुन मुझे, एक साधारण मनुष्य को जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है, बचाने की जहमत क्यों उठाएगा? उसने तो उन दुष्ट आत्माओं को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसके पर्वत पर आक्रमण करने वाली दुष्ट आत्माएं उसे प्रसन्न नहीं करती थीं। उसका मुझे बचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस रिश्ते का फायदा उठाऊंगा। भले ही उसका ऐसा इरादा न हो, मैं फिर भी हम दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश करूंगी। वह एक पट्टे की तरह होगा। मुझे पता है कि आप सिर्फ अभिवादन करने के लिए मुझसे मिलने नहीं आए हैं। एक दमदार आवाज गूंजी। वह मुद्दे की ओर बढ़ रहा था। सच तो यह है कि मुझे डर था कि संगुन असहज महसूस कर रही होगी, इसलिए मैं पहले से ही मिलने आ गया था। अज्ञानी अप्रवासी मेरे पहाड़ पर उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि हमारे पास इस पर्वत की रक्षा करने की शक्ति नहीं है। संगुन की नीली आंखें चमक उठीं। मानो सर्दियों के बीच में किसी झरने से टकराने जैसा मेरा शरीर अकड़ गया और पूरे शरीर पर दबाव महसूस हुआ। तो क्या तुम मेरी मदद मांगने आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह, संगुन। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी सीट से उठी, उसकी निगाहों से मेरी नजरें मिली। मैंने बातचीत के लिए मेज तैयार करने के लिए घुटने टेके और अपनी संपत्ति की पेशकश की। फिर मैं दूसरी तरफ बैठ गया, इस बात से आश्वस्त था कि मेरे पास वह चीज है जो वह चाहता था। क्योंकि मेरा इरादा पहाड़ों में अकेले सो रहे बाघ को बातचीत की पहल सौंपने का नहीं था। मैंने अपना हाथ उठाया और पूरब की ओर इशारा किया। पूर्व में स्थित रेगिस्तान, जिसे सहार कहा जाता है, अब एक मानव चौकी बन गया है। इस बार बिल्कुल विपरीत दिशा में। मैंने पश्चिम की ओर इशारा किया। पश्चिम की ओर, पालेयर के जलक्षेत्र में, मैंने सुना है कि उन्होंने पानी के नीचे सुरंगें और समुद्र के नीचे मछली पालन केंद्र बनाए हैं। अंत में मैंने अपना हाथ बढ़ाया और आकाश की ओर इशारा किया। पहाड़ों के पार, क्लार्क गणराज्य ने हाल ही में ग्लाइडर नामक एक उड़ने वाला उपकरण विकसित किया है। आपका क्या मतलब है? मैंने धीरे से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और माफी मांगी। 1000 साल पहले सहार रेगिस्तान इंसानों के लिए एक अभिशापित भूमि थी। कहा जाता था कि 1 दिन में मांस, 2 दिन में खून और 3 दिन में जीवन छिन जाता था। हालांकि आज मनुष्य वहां आलू उगा रहे हैं।
मैंने सुना है कि वहां की जलवायु के अनुकूल ढल चुके आलू आसानी से सड़ते नहीं हैं और सख्त होते हैं, जिससे उन्हें स्टोर करना आसान हो जाता है और व्यंजनों की संख्या भी बढ़ गई है। सांगुन की आंखें सिकुड़ गईं, मानो वह मेरी बात समझ गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण मुझे चीर-फाड़ कर देगा, इसलिए मैंने लाठी से जमीन पर पंजे मारे। अगर ऐसा न होता तो मैं घुटनों के बल गिर पड़ा होता, लेकिन मैं इसे दिखा नहीं सका। मैंने उसी स्वर में और बिना कांपे अपना भाषण जारी रखा। पार्लेयर के जलक्षेत्र में कुख्यात लेविथान और क्रैकन पाए जाते हैं। दूसरी ओर मनुष्यों ने उन्हें वहां से भगा दिया है और उनके जलमग्न संसाधनों पर कब्जा जमा लिया है। कहा जाता है कि वहां एक मुट्ठी नमक सोने के बराबर कीमती है। संगुन, आज से ठीक 1000 साल पहले क्या तुमने सोचा था कि इंसान उड़ सकते हैं? असभ्य इंसान जिन्हें एक दूरी तय करने के लिए 1 महीने तक लगन से चलना पड़ता था, जबकि संगुन, वह दूरी तुमने एक ही छलांग में तय कर ली। उसकी सफेद सांसों से मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। लेकिन इसी वजह से संगुन का चेहरा धुंधला दिखाई दिया, जिससे मुझे और सहन करने में मदद मिली। संगुन, क्या तुम्हें यह दिलचस्प नहीं लगता कि कैसे असभ्य मनुष्य एक एक करके आध्यात्मिक प्राणियों के घर छीन रहे हैं? क्या यह धमकी है? धड़ाम। संगुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। पहाड़ की चोटी पर खड़ा सफेद बाघ, बर्फीले तूफान के बावजूद मेरे ठीक सामने गुर्राते हुए और अपने दांत दिखाते हुए करीब आया। एक पल के लिए तो मैं पलक भी नहीं झपका सका। मैं तुम्हें अपनी सांसों से ही चीर सकता हूं। 100 आदमी ले आओ और मेरी पूंछ के एक झटके से ही वे सब अचेत हो जाएंगे। हजारों को लाओ और मेरे पंजे उन्हें एक एक करके फाड़ देंगे। 10,000 आदमी लाओ, मेरे दांत अमर हैं, वे न जंग खाएंगे न टूटेंगे। यह एक साहसिक घोषणा थी। वास्तव में अगर वे पर्वत श्रृंखला के अंदर होते तो यह पूरी तरह से संभव होता। पहले दिन मैं 10,000 आदमी लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। दूसरे दिन 10,000 और लोग आएंगे। फिर तीसरे और चौथे दिन 20,000 लोग आएंगे और वे सब पर्वत की तलहटी में ही मर जाएंगे। लाशें एक के ऊपर एक ढेर हो जाएंगी और पर्वत पेड़ों से ढका नहीं रहेगा, बल्कि हड्डियों और मांस से ढका रहेगा। संगुन के शक्तिशाली होने का कारण यह था कि वह पर्वत पर था। लेकिन अगर वह पर्वत गंदा हो जाए तो क्या होगा? 5 दिन। मैं अपनी उंगली उठाकर दृढ़ता से घोषणा करता हूं, महज 5 दिनों में संगुन का पतन हो जाएगा। फिर संगुन। मेरा बढ़ा हुआ हाथ स्वाभाविक रूप से नीचे आ गया। मानो हाथ मिलाने का अनुरोध करते हुए मैंने संगुन की ओर हाथ बढ़ाया। मैं, वर्डी परिवार का दूसरा पुत्र, दुआ वर्डी, शपथ लेता हूं। मैं तुम्हारे घर की रक्षा करूंगा। आप यहां किसी इंसान का पैर रखने की हिम्मत नहीं होगी। अगर किसी ने यहां इंसानी झंडा फहराने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले उसे मार डालूंगा। फिर तो संगुन। एक तीखी लेकिन बेहद ठंडी आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे नॉर्थ वेडन के तापमान का असर मुझ पर भी हो गया हो। कृपया मेरी मदद करें। हम्मा। नॉर्थ वेडन पर्वत की चोटी पर स्थित चौकी पर विश्राम कर रही फिंडेन को सिगरेट जलाने पर एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अनुभूति थी जो उसके गले से होकर गुजरी। अगर किसी आम इंसान को ऐसा महसूस होता तो वह इसे महज एक गलतफहमी मानकर नजरअंदाज कर देता, लेकिन फिंडेन अलग थी। किसी जानवर जैसी सूझबूझ के साथ उसने झटपट अपने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और खड़ी हो गई। उसके साथी, जो युद्ध की थकान मिटाने के साथ साथ नॉर्थ वेडन पर छापा मारने की योजना बना रहे थे, उत्सुक थे और उन्होंने पूछा, क्या गलत? यह क्या है? हालांकि फाइंडन गोचेओल्सांग की नेता थीं, लेकिन वे सभी एक परिवार की तरह थे, इसलिए कोई औपचारिकता नहीं थी। आखिरकार, भले ही पूर्व गुलाम औपचारिकताओं को लेकर चिंतित हों, यह एक बच्चे द्वारा वयस्क की नकल करने जैसा ही लगेगा। कुछ आने वाला है। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए फिंडेन तुरंत बाहर चली गई। चौकी में मौजूद उसके साथी हथियार कसकर पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चले गए। हालांकि यह महज एक भावना थी, लेकिन उन्होंने फिंडेन की भावना पर पूरी तरह से विश्वास किया और उसका अनुसरण किया। हाँ, बैकअप टीम जल्द ही आ जाएगी। हम बस समय निकालने की कोशिश करेंगे। क्या उस मूर्ख काउंट ने आखिरकार मदद मांगी? वे गोचेओल्सांग के सदस्य थे जो इस बात से हैरान थे कि डेरियस वर्डी ने अपने परिवार के बजाय नॉर्थ वेडन के नागरिकों को चुना था, लेकिन फिंडन ने उनकी अनदेखी की और दूसरी तरफ देखने लगी। उफ! उसने अपने मुंह से सिगरेट निकाल ली। हालांकि उसने सिर्फ कुछ घूंट ही लिए थे, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि इसे मुंह में रखने का यह सही समय नहीं है। यह वह नहीं है। फिंडेन, जो अपनी कलाई घुमा रहा था, ने अचानक एक आदमी को मूसलाधार बर्फबारी के बीच से उनकी ओर आते हुए देखा। केवल एक ही शत्रु है। बस एक ठो। क्या? यूनिट के एक सदस्य, जिसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी, ने अपनी आंखों पर स्कोप लगाया और चिल्लाया। मैं सचमुच कह रहा हूं। एक कोट पहने, हाथ में लाठी लिए एक आदमी अकेले ही हमारी तरफ आ रहा है। क्या वह आत्मसमर्पण कर रहा है? या शायद वह यहां बातचीत करने आया हो? हालांकि गोचेओल्सांग समूह के सदस्यों को यह सुनकर राहत मिली कि यह केवल एक व्यक्ति था, लेकिन फिंडेन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया, वह पहले से कहीं अधिक तनाव में थी।
और स्नाइपर की रिपोर्ट जारी रही, अरे वह तो जादूगर लगता है। हर बार जब वह आगे बढ़ता है तो जमा हुई बर्फ अपने आप पिघल जाती है। सचमुच एक महान जादूगर। ऐसा लगता है कि ग्रिफिन परिवार के सभी कुलीन लोग दिखावा करना जानते हैं। जो व्यक्ति यहां आत्मसमर्पण करने और बातचीत करने आया है वह पहले से ही एक बुरी छाप छोड़ रहा है। फिंडेन ने उन साथियों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जो अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। अरे मूर्खों, होश में आओ और अपनी अक्ल ठिकाने लाओ। वह दुश्मन है। हाँ। फिर उसी क्षण आग का एक गोला उनकी ओर तेजी से बढ़ा। यह एक ऐसा जादू था जो न तो विशाल था और न ही खतरनाक। लेकिन फिंडन ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर आग के गड्ढे को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर उसकी निगाह उस आग के गोले की ओर मुड़ी जिसे उसने अभी अभी 2 हिस्सों में बांट दिया था। जो आधा हिस्सा अलग हुआ था वह वापस एक हो गया। फिर मानो हवा में ही मुड़कर इसने अपनी कक्षा बदल ली और एक बार फिर फिंडन की ओर वापस उड़ने लगा। क्या हा 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 हा, एक भयानक चीख के साथ वूश, आग के गोले एक बार फिर अलग हो गए। लेकिन मानो उन पर कोई प्रहार ही न हुआ हो, वे फिर से आपस में जुड़ गए। उस बिंदु से जादूगर के शरीर से आग के बड़े और छोटे गोले निकलने लगे। मार डालो, चलो उसे मार डालते हैं। हम आजाद हैं। आजादी जिंदाबाद। चलो खून से अपनी प्यास बुझाएं और मांस से अपना पेट भरें। अप्रवासियों, लाठी लाओ। ये क्या है? जादू बोल रहा है। तैयार हो जाओ। भले ही आप इसे हरा दें, यह वापस आ जाएगा। एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ और बचाव करो। विभिन्न आवाजों से भरे आग के गोले बेतरतीब ढंग से आकाश में चक्कर लगा रहे थे मानो उनकी कोई इच्छा हो और गिरती हुई बर्फ को निगल रहे थे। इसी बीच फाइंडन की लाल आंखों ने कोट पहने हुए जादूगर को घूर कर देखा जो बिना रुके उनकी ओर बढ़ रहा था। जादूगर! यह उस व्यक्ति की असली पहचान थी। फिंडन ने ऐसे गुर्राया मानो वह उसे फाड़कर रख देगी। देउसवर्डी ने उसकी ओर देखा तक नहीं और उसने धीमी आवाज में बात की जो पर्वत श्रृंखला की ठंडक जितनी ठंडी थी। जाओ और इन्हें खा जाओ, तुम दुष्ट आत्माओं। अध्याय 10 फिंडेन। तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सबसे कठिन हिस्सा आत्माओं के साथ संवाद करना ही था। जब तक वे अत्यंत शक्तिशाली और गहरी जड़ें जमा चुकी आत्माएं न हों, तब तक आम लोग उन्हें देख नहीं सकते थे। पुस्तक के अनुसार यहां तक कि जादूगर भी केवल कुछ आत्माओं या प्रेतों को ही महसूस कर सकते थे, क्योंकि यह प्रतिभा का क्षेत्र था, शक्ति का नहीं। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं अलग हूं। मैं सभी आत्माओं को देख सकता था, यहां तक कि सबसे सामान्य आत्माओं को भी, और हालांकि इससे मुझे बहुत पीड़ा होती थी, मैं उनका उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकता था। क्या आत्माओं में माना का वास होता था? नहीं, वे तो बस चेतना से युक्त ऊर्जा का विशाल समूह है। वे बस बात करने वाले ऊर्जा के पिंड थे और मैंने उनकी ऊर्जा को जादू में बदल दिया। के मेरा शरीर जल रहा है। इसमें आग लगी है। मर जाओ। तुम सब मर जाओगे। वह जादू जो दुश्मन का पीछा करता था तब तक जलता रहता था जब तक कि उसकी अपनी सारी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती थी। भले ही यह सिर्फ आग के गोले वाली जादूगरी हो, लेकिन यह वास्तव में बहुत प्रभावी है। जादू में इच्छा शक्ति हो सकती है और वह अपने दम पर काम कर सकता है, यह बात स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा फायदा था। यहां तक कि नौसिखिए जादूगर भी इसे आसानी से संभाल सकते थे। साधारण आग के गोलों से अपने दुश्मनों को भ्रमित करना और हराना आसान था। लेकिन समस्या यह नहीं थी। अगर सिर्फ प्रतिरोध आंदोलन होता तो उत्तर का दानव डेरियस इसका ख्याल रख लेता। उन्होंने पर्वत श्रृंखला को पार करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। सफेद भेड़िए ने ही उस दैत्य के टखने को काटा था और वही सफेद भेड़िया तेजी से मेरी ओर दौड़ रहा था। फिंडन की तेज रफ्तार देखकर मैंने अपनी जीभ चटकाई, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पैरों में कुछ बंधा हुआ था। वह सचमुच एक राक्षस है। वह एक महिला थी जो एक अध्याय की अंतिम बॉस थी। सौभाग्य की बात यह थी कि उसके हथियार और उपकरण अभी भी ठीक से समायोजित नहीं थे। यहां कोई इनाम नहीं दिया जाता। न कोई लैंडिंग मशीन है, न ही वैम्पायर का स्पर्श। मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन वह उस फाइंडन एआई से काफी अलग थी जिसे मैं बॉस के रूप में जानता था। वह जर्जर हालत में था और उसमें घटिया उपकरण लगे थे। मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे मेरी ओर दौड़ते हुए देखा, मैंने अपना इरादा बदल दिया। अभी तक नहीं। भले ही वह मुझसे कितनी भी उच्च स्तर की क्यों न हो, फिर भी मैं उसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। डेरियस ने राक्षस से आमने सामने की लड़ाई लड़कर एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने हाथ से एक और आत्मा ली और उसमें निहित माना को जादू में परिवर्तित कर दिया। पल भर में वह बर्फ तोड़ने वाली कुल्हाड़ी बन गई। टकराना। इसके बावजूद फिंडेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी गति बनाए रखते हुए बर्फ को तोड़ दिया। इसके अलावा उसने बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से जुड़ने से रोकने के लिए उन्हें पकड़ लिया और उन्हें धूल में बदल दिया। की आंख। दुष्ट आत्मा की दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। यह कहना कि वह जादुई हो गई एक तरह से उसके साकार होने के बराबर था। उनके लिए भी कष्ट सहना स्वाभाविक ही था। तुम उनके साथ बड़े ही मनोरंजक तरीके से खेल रहे हो, नेक्रोमैंसर।
फिंडेन ने हवा में ऊंची छलांग लगाई। भारी बर्फबारी के बावजूद उसने ऊपर से मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार धमाके के साथ अचानक एक सफेद देवता जैसी आकृति उसकी ओर दौड़ी और फिंडन का शरीर हवा में कई बार घूमा और फिर जमीन पर जा गिरा। क्रक, खांसी। फिंडन दर्द से कराह उठी और उसने खून की उल्टी कर दी। जिस संगुन ने उसे एक ही बार में ढेर कर दिया था वह अब मेरे बगल में खड़ा था। हम आत्माओं को अंधाधुंध तरीके से किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। मुझे पता है। अंतिम कार्य मुझ पर छोड़ दो। यह कहते हुए मैंने गोचेओलसांग के उन सदस्यों पर एक नजर डाली जो मेरे जादू के अनुकूल हो चुके थे। इसे मारो। इसे तब तक मारते रहो जब तक यह गिर न जाए और अंततः इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और यह गायब हो जाएगा। तुम्हें धिक्कार है कमीने। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। क्या मुझे दोबारा मरना पड़ेगा? नहीं। मुझे इससे नफरत है। इन सब बकवास बातों को नजरअंदाज करो, आखिर ये तो सिर्फ जादू ही तो है। आग के गोले से इंसानों की तरह बात करना बंद करो। नहीं, मैं जीवित हूं। साले कमीने, तुमने मैकटेरी के मुंह के अंदर का सारा हिस्सा जला दिया। मैं अपनी पत्नी को कैसे चूम सकता हूं? गोचेओलसांग के सदस्यों ने यह महसूस करने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया दी कि अग्निगोलों को काटने से माना की खपत के कारण वे गायब हो जाएंगे, लेकिन वे अपनी प्रारंभिक घबराहट के कारण क्रोधित भी थे, जिसके परिणामस्वरूप उनके साथियों की मृत्यु हो गई थी। अगर संगुन प्रकट न होता तो यही होता। कुवुंग। जैसे किसी स्पोर्ट्स कार ने उन्हें टक्कर मार दी हो, वे संगुन के प्रकट होने की ठीक से पुष्टि करने में विफल रहे और उनके शरीर जमीन पर गिर पड़े। के उफ। दरार। ठीक से चीखने में भी असमर्थ, वे अचानक लगे सदमे और टूटी हड्डियों के दर्द से कराहते हुए बर्फ में लौट रहे थे। उसके आत्मविश्वास से भरे होने का एक कारण था। मुझे एहसास हुआ कि जब संगुन ने कहा था कि वह अकेले ही 10,000 लोगों को आसानी से मार सकता है, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। जिन दुश्मनों से डेरियस और नॉर्थ वेडन के सैनिकों ने इतनी लड़ाई लड़ी थी, वे पलक झपकते ही खत्म हो गए। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, यह सचमुच पलक झपकते ही हो गया। संगुन उनके बीच शान से विचरण करते हुए आगे बढ़ा, उसकी गहरी नीली आंखें एक बार फिर मेरी आंखों में गहराई से उतर गईं। मुझे उम्मीद है कि आप वादा नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। नॉर्थ वेडन पर्वत श्रृंखला में अब मनुष्यों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। चरमराहट। एक कर्कश ध्वनि के साथ संगुन सफेद प्रकाश के एक क्रिस्टल में विलीन हो गया, जो गिरती हुई बर्फ के विपरीत धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठता गया। उफ। जैसा कि उम्मीद थी, आपकी सहनशक्ति अद्भुत है। मेरे सामने उठने के लिए संघर्ष कर रही फिंडेन में संगुन के प्रहार से घायल होने के बावजूद भी लड़ने की इच्छा शक्ति बनी हुई थी। वह सचमुच एक बेहद मुश्किल बॉस मॉन्स्टर थी, जिससे निपटना आसान नहीं था, और संकट के क्षणों में वह और भी शक्तिशाली हो जाती थी। मैंने फंसी हुई बुरी आत्माओं में से एक का इस्तेमाल करके बैठने के लिए एक कुर्सी बनाई। मैं बर्फ के ठूंठ जैसी एक साधारण कुर्सी बनाने जा रहा था। कला। भले ही मेरे हाथ पैर न हों, मैं एक कलाकार हूं। लेकिन मैंने जिस व्यक्ति को चुना वह थोड़ा संकी था, और उसने कुर्सी पर अपना खुद का डिजाइन बनाया, जिसके परिणामस्वरूप एक काफी सुंदर बर्फ की कुर्सी तैयार हुई। हालांकि यह बुरा नहीं था। मैं वहां पैर मोड़कर बैठा था और फिंडेन ऐसे बात कर रहा था। लीफ किंगडम का प्रतिरोध। गोचेओलसांग की नेता फिंडेन और आपके सहयोगी। पल भर में फिंडेन की गर्दन सीधी हो गई और उसकी लाल आंखें भ्रम से कांपने लगीं। अरे, आपने यह कैसे किया? क्या मुझे वाकई यह सब समझाना पड़ेगा? हो सकता है कि उसे इस बात का एहसास न हुआ हो कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि परिणाम उसकी हार ही होगी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए फिंडेन ने अपने बेजान हाथों से उठने की कोशिश की। हालांकि वह जमा हुई बर्फ में बार बार फिसलती और गिरती रही। हे ईश्वर! मैं नॉर्थ वेडन काउंट के परिवार का दूसरा पुत्र और डेरियस का छोटा भाई हूं, जिसे आपने बेरहमी से नष्ट कर दिया था। डेउस वर्डी। मैं उतना प्रसिद्ध नहीं हूं। डेरियस का नाम इतना प्रसिद्ध था कि मेरा नाम ही दब गया। इस स्थिति में भी फिंडेन मेरे नाम के बारे में सोचती रही। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन वह मुझे जरूर काटकर मार डालेगी। तो मैंने अपनी जीभ चटकाई। फिंडेन का एक क्रूर पक्ष भी था, और यद्यपि वह ताकत के मामले में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, लेकिन उसमें शांत दिमाग की कमी थी। आपको क्या लगता है कि मैं आपको क्यों जीवित रख रहा हूं? हो, मुझे जवाब दीजिए। अगर आप इतना भी जवाब नहीं दे सकते, तो और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फेंडेनाई मेरी उम्मीदों से परे कोई तर्कसंगत फैसला नहीं ले पाती, तो मैं बिना किसी झिझक के उसे मार डालने के लिए तैयार था। हालांकि फिंडेन ने अपने होंठ काटते हुए जवाब दिया। तुम कुछ चाहते हो? यह एक अपर्याप्त उत्तर है, लेकिन मैं इसके लिए आपको पासिंग ग्रेड दे दूंगा। इससे पहले कि मुझे पता चलता, मेरी ठुड्डी उस कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी जिसे उस दुष्ट आत्मा ने बनाया था। यह आदमी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। मैंने सुना है कि क्लार्क गणराज्य में प्रतिरोध आंदोलन पर कार्रवाई तेज हो गई है। मुझे बताया गया है कि इसकी वजह रिलीफ यूनिट नामक एक विशेष समूह है। राहत इकाई।
क्लार्क गणराज्य में गोचेओलसांग और अन्य जैसे प्रतिरोध समूहों को खत्म करने के लिए एक पेशेवर संगठन बनाया गया था। फिंडेन ऐसे लड़ने से पहले मैं राहत इकाइयों में से एक को थोड़े समय के लिए सहयोगी के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह बंदा काफी मजबूत था। राहत इकाई, हम। क्या यह सिर्फ कीटों को नष्ट करने वाला समूह नहीं है? इसका अर्थ इस तरह से लगाया जा रहा था मानो इसने नागरिकों की जान बचाई हो और प्रतिरोध को समाप्त किया हो, लेकिन यह ठीक उसी तरह था जैसे कीटों को खत्म करने के लिए सहार किया जाता था। यह कीटों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय से अलग नहीं था, और इस मामले में कीट प्रतिरोधक क्षमता थी। मेरे होंठ व्यंग्य से कांप उठे। यह एक ऐसा हिस्सा था जहां मैं कम से कम आंशिक रूप से यह महसूस कर सकता था कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार यहां कुचलकर तुम्हारी मृत्यु हो जाना ही गणतंत्र की इच्छा के अनुरूप अंत है। कमीने। कई बार उठने की कोशिश करने के बाद फिंडेन आखिरकार एक पेड़ के सहारे खड़ी हो पाई। हालांकि उसके लड़खड़ाते पैरों में अभी भी सुधार के कोई संकेत नहीं थे। लेकिन अगर मेरा ऐसा करने का इरादा होता तो मैं तुम्हें अब तक कुचलकर मार चुका होता। पहले से लेकर अब तक इन सब बातों का क्या मतलब है? 2 बातें। मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली उठाई। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक था यहीं बर्फ में दबे रहना और मेरे द्वारा कुचलकर मर जाना, एक कीड़े की तरह। फिंडेन एक लोकप्रिय किरदार थी क्योंकि उसकी अपनी एक अलग कहानी थी और वह डिजाइन में काफी आकर्षक थी। लेकिन मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये इतनी बेकार थी कि इसे कूड़ेदान में फेंका जा सकता था। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि उसने अनगिनत खिलाड़ियों को दिमाग खपाने पर मजबूर किया, उन्हें कई बार चुनौतियों का सामना करवाया और कठिनाई का ऐसा स्तर बनाया जिसने उन्हें अगले स्तर पर जाने के लिए बाध्य किया। फिंडेन एआई की ताकत। अब तुम्हारे लिए बस एक ही चीज बची है और वो है मेरी हो जाना। मुझे उसकी ताकत की जरूरत थी। क्या? इससे पहले कि वह ठीक से प्रतिक्रिया दे पाती, मैं धीरे से अपनी कुर्सी से उठ गया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम उनका अनुसरण करोगे, तो मैं तुम्हें राज्य में वह सब कुछ दूंगा जो तुमने कभी चाहा है। फिंडेन कई कारणों से क्लार्क गणराज्य से भागकर पर्वत श्रृंखला पार करके ग्रिफिन साम्राज्य में चली गई थी। राहत इकाई उसके लिए बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उसने वहीं से भागना शुरू किया। उनके पास आपूर्ति कम हो रही थी, बिजली नहीं थी और संचालन का कोई आधार नहीं था। इसलिए फिंडेन ने अपेक्षाकृत विशाल राज्य में जाकर अपना अड्डा स्थापित करने की योजना बनाई, राज्य में प्रतिरोध आंदोलन का आकार फिर से बढ़ाया और गणतंत्र में लौट आई। दरअसल खेल में वह कभी गणतंत्र तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसका आकार बढ़ने में वह कामयाब रही। मैं आपको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराऊंगा, रहने के लिए जगह दूंगा और इन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको नौकरी भी दूंगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसे समझना मुश्किल नहीं था। इसे तो प्राथमिक विद्यालय का छात्र भी समझ सकता है। मैं उस पर नजर रख रहा था। यहां तक कि गणतंत्र भी हम पर, राज्य के कुलीनों और मार्ग्रेवों पर हमला नहीं कर पाएगा। बाकी सदस्य कौन है? केवल तुम। काश तुम मेरे अधीन आ जाओ। मैं कुर्सी से उठा और पेड़ से टेक लगाकर बैठी फिंडेन के सामने एक घुटने पर बैठ गया। हमारी निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। मैंने धीरे से अपना हाथ उस चौंकी हुई और घबराई हुई महिला की ओर बढ़ाया। मैं वह दीवार बनूंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगी। नॉर्थ वेडन के काउंट का छोटा भाई, वर्डी परिवार का दूसरा बेटा, अकादमी के पदच्युत प्रोफेसर, एक लगभग नगण्य पद। हालांकि एक ऐसे भेड़िए के लिए जो गुलाम के रूप में रह चुका था, क्रांतिकारी सेना में लड़ चुका था और उसे आराम के एक पल की जरूरत थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जो हवा के अवरोधक के रूप में काम कर सकती थी। 5 साल और उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उस समय चाहे तुम गणतंत्र में वापस जाकर क्रांति शुरू करो या हार मानकर जी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक मुझे पता चल जाएगा कि इस दुनिया का अंत सुखद होगा या फिर बेहद दुखद। इसलिए मेरे बनो, फाइंडन है।